तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? आज का टॉपिक है हमारा प्लेसमेंट, इंडक्शन, ओरिएंटेशन, इंटरनल मोबिलिटी। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनका मीनिंग क्या है, और इनके अंदर जो भी मतलब हमारे और भी पॉइंट्स आएंगे जैसे ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ले ऑफ, रेजिग्नेशन, ठीक है, रिट्रेंचमेंट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं हमारे जिनके हमें मीनिंग पढ़ने हैं। क्लियर होगी बात? तो पहला क्या है हमारा? प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट क्या है? प्लेसमेंट है हमारा, देखो पहले तो हम क्या करते हैं, हमारा ह्यूमन रिसोर्स का मकसद ही क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करती क्या है? पुटिंग द राइट मैन एट द राइट जॉब इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज हायरिंग द राइट पर्सन। कि सिर्फ एक पर्सन को हायर करना ही हमारे लिए मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट है उस राइट मैन को एट द राइट जॉब पुट करना, ठीक है, उसको प्लेस करना कि भाई उसके अकॉर्डिंग टू उसके स्किल्स, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसकी नॉलेज जो भी है, तो उसको यूज़ करके उसकी राइट पोजीशन पे जो है लेके जाना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए टास्क हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट मतलब उस प्लेस पे लेके जाना। तो प्लेसमेंट क्या हो गया? प्लेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ स्पेसिफिक जॉब टू ईच वन ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट, कि जो भी हमने सेलेक्ट किया है कैंडिडेट, उसको उसकी पर्टिकुलर उसकी स्पेसिफिक जॉब पर प्लेस करना। इट इन्वॉल्व्स असाइनिंग अ स्पेसिफिक रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन इंडिविजुअल। हम क्या कर रहे हैं? उसको उसका रैंक और उसकी क्या दे रहे हैं? हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हम उसको? उसका रैंक दे रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको असाइन कर रहे हैं कि भाई उस बंदे को क्या काम करना है, कैसे करना है, उसका क्या रैंक है, क्या पोजीशन है और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये कुल मिला के क्या कह दिया हमने कि प्लेसमेंट मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक जॉब पे उस कैंडिडेट को, सेलेक्टेड कैंडिडेट को लेकर जाना और उसको बताना कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसका रैंक क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसको क्या काम कैसे करना है। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी, तो ये था हमारा क्या? प्लेसमेंट। ठीक है, प्लेसमेंट कहता है द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन पुट न्यू रिक्रूटर्स ऑन अ प्रोबिशन पीरियड। क्या होता है, हम ये देखते हैं ना बैंकिंग वगैरह में, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जब हम रिक्रूट होते हैं, वहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे एक प्रोबिशन पीरियड होता है। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड क्या होता है कि उनको उसमें साथ में ट्रेनिंग दी जाती है और साथ में उनको क्या दी जाती है? सैलरी भी दी जाती है, लेकिन वो प्रॉपर सैलरी नहीं होती है उनकी, उस टाइम पे हाफ मिलती है शायद उनमें। ठीक है, तो वो क्या है, मतलब वो प्रोबेशन पीरियड होता है कि उनको सिखाना काम को, उनको उनकी पोजीशन बताना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ को बताना, तो वो होता है क्या? प्रोबेशन टाइम। मैचिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ ए जॉब विद द क्वालिफिकेशन ऑफ अ कैंडिडेट, की उसकी जो भी क्वालिफिकेशंस है उस कैंडिडेट की, उसको उस जॉब के साथ मैच करना है कि भाई आप जो हैं मार्केटिंग की नॉलेज रखते हैं, आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं, तो आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही वो देंगे। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं देंगे, तो वो क्या है, वो आपको क्या कहलाया जाएगा? वो प्रोसेस, वो आपका प्लेसमेंट होगा। ठीक है, फैमिलियराइजिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़ विद द क्या बोला है? जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज इंडक्शन और ओरिएंटेशन और इंडॉक्ट्रिनेशन और एसेमिलेशन। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई मेरे को क्या करना है, जो बंदा हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है, ठीक है, जो सेलेक्ट हुआ है, उसको क्या करना है? इंट्रोड्यूस करवाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, और जो वर्कर्स उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, या जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन सबको मुझे क्या करना है? उसको फेमिलियर करवाना है, उसको बताना है। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? आपका इंडक्शन, ओरिएंटेशन और आपका क्या? इंडॉक्ट्रिनेशन या फिर असेमिलेशन। कि क्या हो गया है? प्लेसमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। भाई प्लेसमेंट मतलब उस राइट पर्सन को उस राइट जॉब पे, उस स्पेसिफिक जॉब पे उसके रूल्स, रेगुलेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी पहुंचा, मतलब बता के उसको पहुंचा दिया हमने। फिर क्या किया हमने? उसका इंडक्शन किया। इंडक्शन मतलब उसको इंट्रोड्यूस करवाया, उसको वेलकम किया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके रूल्स रेगुलेशन बताए हैं, उसकी पोजीशन के बारे में बताया है, जो को वर्कर्स काम करने वाले हैं उनके साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाया है। तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इंडक्शन, ओरिएंटेशन हमारा, और इंडॉक्ट्रिनेशन या असेमिलेशन। एक बात आती है, एक छोटा सा डिफरेंस होता है इनके अंदर, ओरिएंटेशन और इंडक्शन के अंदर। ठीक है, वो क्या डिफरेंस होता है? वो होता है कि
लिटिल डिफरेंस बोलते हैं इसको, कि हम जो ओरिएंटेशन इंडक्शन जो होता है वो तो होता है हमारा किसके लिए, न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए। क्या होता है, जो ओरिएंटेशन होता है हमारा और जो इंडक्शन होता है, एक हल्का सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, इंडक्शन तो होता है हमारे न्यू एम्प्लॉयज़ को जो है वो रूल्स रेगुलेशन बताना या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना, ठीक है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स होते हैं, अगर उनको हम कोई चेंजमेंट हुआ है अपने रूल्स रेगुलेशन में या पॉलिसीज़ हैं जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, अगर उनको बताते हैं हम, तो उसको बोला जाता है क्या, ओरिएंटेशन। क्लियर हो गई बात, कि न्यू को इंट्रोड्यूस करवाना मतलब इंडक्शन, न्यू इंडक्शन, ठीक है। और एग्जिस्टिंग को करवाना तो क्या होता है, ओरिएंटेशन। मतलब दोनों को यहाँ पे ले सकते हैं, न्यू प्लस एग्जिस्टिंग, दोनों को बताना। क्लियर हो गई बात। तो क्या बोला है मैंने ये बोला है, ओरिएंटेशन और इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग ऑफ अ न्यू एम्प्लॉयज एंड गिविंग हिम द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ही नीड्स टू सेटल डाउन क्विकली एंड हैप्पीली एंड स्टार्ट द वर्क। बात समझ आ गई। चलें आगे। फिर कहता है ओरिएंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन, वेलकमिंग, असैमिलेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इसको बोला जाता है। फिर बोला गया है लिटिल डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन और ओरिएंटेशन क्या है, कि इंडक्शन इज ओनली फॉर न्यू एम्प्लॉयज, ठीक है, वेयर एज ओरिएंटेशन इज फॉर बोथ न्यू और एग्जिस्टिंग, और ये होता है लॉन्ग टाइम के लिए। ओरिएंटेशन जो होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है क्योंकि इसके अंदर दोनों आ गए हैं, और इंडक्शन हमारा स्मॉल टाइम पीरियड के लिए होता है क्योंकि वो सिर्फ हमारे न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। क्लियर हो गई बात। चलें आगे। फिर कहता है इंडक्शन रिड्यूसेस द लेबर टर्नओवर। इंडक्शन क्या करता है, लेबर टर्नओवर को हमारा रिड्यूस कर देता है। क्यों, क्योंकि हम उससे क्या करवाए, हाँ जी, ओरिएंटेशन में दोनों आएंगे या फिर न्यू ओनली एग्जिस्टिंग वाले आएंगे? नहीं, दोनों आएंगे, न्यू प्लस ओल्ड, मतलब न्यू प्लस एग्जिस्टिंग, दोनों आएंगे। फिर कहता है कि इंडक्शन रिड्यूस करता है लेबर टर्नओवर को। क्यों, क्योंकि हमने क्या करवा दिया, उनको रिड्यूस करवा दिया। अब उनको हड़बड़ी मचाने की ज़रूरत नहीं है, उनको पता है कि क्या काम करना है, किस पोजीशन में है, कोई डाउट आई, कोई कंट्रोवर्सी हुई, कोई कंप्लेन हुई, कुछ किसी भी तरीके की कोई भी उनको अगर दिक्कत होती है तो उनको किसको रिपोर्ट करना है, कहाँ जाना है, क्या, वो सब चीज़ों से अब वाकिफ़ हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए वो क्या होगा, लेबर टर्नओवर रिड्यूस होगा हमारा, एब्सेंटिज्म कम हो जाएगा, ठीक है, एंजाइटी, एम्प्लॉय की जो ग्रीवियंसेस हैं वो सब कुछ सॉल्व हो जाएंगी। क्लियर होगी बात। फिर आता है, क्या कहता है, फिर कहता है द एसेंस ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन इज टू कन्विंस द एम्प्लॉय दैट ही इज वर्किंग फॉर अ गुड कंपनी एंड फॉर अ गुड कॉज। कि इंडोक्ट्रिनेशन क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ये कहते हैं कि इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, कि कन्विंस करता है ये एम्प्लॉयज़ को कि भाई वो बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट होके आए हैं और वो बहुत ही अच्छा जो है वो काम करेंगे, और आगे जो है हम भी उनके साथ में बहुत बढ़िया तरीके से लॉन्ग टाइम के लिए डील करेंगे। ठीक है जी, बात समझ आ गई, क्लियर हो गई। क्या पढ़ा हमने पढ़ा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट बोला गया है कि एक एम्प्लॉय जो सेलेक्ट हुआ है उसको उसकी राइट प्लेस पर उसकी मतलब उसके रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह सब बता के उसको राइट प्लेस पर पहुंचा देना है। फिर हमने पढ़ा इंडक्शन और ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या था हमारा, कि न्यू और एग्जिस्टिंग दोनों को ही बताया जाएगा। इंडक्शन सिर्फ न्यू वालों को वेलकम करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो समझाई जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाएगा। क्लियर हो गई बात इतनी सी। उसके बाद आता है हमारा सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन। कि सोशलाइज कर लिया मतलब अडेप्ट कर लिया है। तो ये क्या प्रोसेस है, ये प्रोसेस होता है कि हम जो न्यू एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए हैं वो जो पुराने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं या उनके जो को वर्कर्स हैं उनके साथ अच्छे से डील कर लें, ठीक है, उनको अच्छे से समझ लें, ठीक है, कि उनको उनके साथ में मतलब एक तरीके से गैदर हो जाएं, ठीक है। भाई जैसे अब कोई नया आता है तो वो एक दो दिन खुद लोनली फील करता है, क्लास के अंदर आता है ना, कोई नया स्टूडेंट आता है तो वो एकदम से आता है, एक दिन दो दिन थोड़ा अजीब सा फील करता है कि भाई मैं ये तो सब एक दूसरे को जानते हैं, मैं यहाँ पे अकेला हो गया हूँ।
तो वो फैमिलराइज हो जाएगा, कुछ दिन के बाद आप सबके साथ बात करेगा, आपकी जो चीज़ें समझेगा, नाम पूछेगा, ये सारी, तो उसको बोला जाता है सोशलाइजेशन। कि भाई न्यू एम्प्लॉयज़ जो है अपने एग्जिस्टिंग के साथ आएगा, ठीक है, उनके साथ मिलेगा, उनकी कल्चर को, उनकी बातों को उनके साथ डील करेगा, उनके साथ मिलेगा, समझेगा, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है क्या? सोशलाइजेशन। It is a process by which new employees attempt to learn and inculcate the norms and values of work role in an organization। कि क्या कर रहा है? वो सीख रहा है, एम्प्लॉय जो है वो attempt to learn और inculcate करता है क्या? norms मतलब rules और values को, जो काम है आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या जो आपके साथ काम कर रहे हैं बंदे, उनके साथ मिलके रहेगा, बात करेगा, फैमिलराइज होगा, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है क्या? सोशलाइजेशन। ठीक है, हम कहते हैं ना इनफॉर्मल रिलेशन बनाना आपस में, तो वही है सोशलाइजेशन। फिर कहता है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन और सोशलाइजेशन, कि दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्या है? इंडक्शन इज कन्फाइंड टू न्यू रिक्रूट्स, बताया था अभी मैंने, इंडक्शन हमारा क्या है? न्यू एम्प्लॉयज के लिए। वेयर एज सोशलाइजेशन ऑल्सो कवर्स, क्या कवर करता है सोशलाइजेशन? ट्रांसफर और प्रमोशन को भी कवर करता है। कि भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यू एम्प्लॉयज़ आए हैं तो वही फैमिलराइज होंगे आपस में और एक दूसरे को समझेंगे तो उसको सोशलाइजेशन बोल दिया, नहीं। न्यू तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो है, जो पुराने हैं, मतलब उनको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी अदर डिपार्टमेंट में, ठीक है, या उनको प्रमोट कर रहे हैं आगे लेवल, नेक्स्ट पोजीशन पे या नेक्स्ट लेवल पे, तो वो भी तो, जो बंदे जाएंगे तो वो उनके लिए भी तो वो नेचर, वो कल्चर सब कुछ अलग होगा, तो उनको भी तो समझना है एक दूसरे को, उनके जो साथ में जो उनके सुपीरियर्स थे उनको भी समझने में टाइम लगेगा, उनको भी फैमिलराइज होना है। तो ये क्या है? इंडक्शन सिर्फ होता है न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए, सोशलाइजेशन सिर्फ उस प्रोसेस में नहीं है, ट्रांसफ़र, प्रमोशन वगैरह के केसेस में भी जो है वो एप्लीकेबल होता है। क्लियर भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं HACCP, हैज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। ये सिर्फ आपको इसकी फुल फॉर्म लर्न करनी है, ये कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है कि एक्सप्लेन करना है हमें, ठीक है, सिर्फ फुल फॉर्म लर्न करना है इसकी। HACCP, हैज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, ये बीच में आ गया है, वैसे ये यहाँ से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। ये क्या कहता है कि जो भी डिफ़िकल्टी लेवल्स होते हैं, जो हैज़ार्ड्स होते हैं हमारी पोजीशन से रिलेटेड, उनको एक क्रिटिकल एनालाइज करना है हमें, ठीक है, उनको पता करना है कि भाई इस मशीन पे काम करवा रहे हैं तो इसके लिए ये डेंजर की चीज़ है, तो इस चीज़ को आपको उनको बताना है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं है एप्लीकेबल, ठीक है, बस ये आपको सिर्फ फुल फॉर्म पढ़नी है, इसलिए यहाँ पे ये बीच में घुसा दिया है। उसके बाद आते हैं हम, ये होता है क्या? हलाल। हलाल होता है, हलाल क्या होता है? द हलाल सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट होता है जो गारंटी देता है दैट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एम्ड एट द मुस्लिम पॉपुलेशन मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इस्लामिक लॉ। कि हम बोलते हैं ना, नाम से पता चल रहा है कि मुस्लिम्स का वर्ड है, हलाल, हलाल समथिंग वो बोलते हैं जो भी, तो ये क्या है? ये एक सर्टिफिकेट है, मतलब एक डॉक्यूमेंट है जो गारंटी करता है कि जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम जो दे रहे हैं उनको, वो एट द मुस्लिम पॉपुलेशन, वो उनके रिक्वायरमेंट्स, मतलब उनके लॉ के अकॉर्डिंग है, वो किसी चीज़ को मतलब हर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके लॉ के खिलाफ नहीं है, जो भी हम गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये उनको एक सर्टिफिकेट या एक डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि जो भी हम गुड्स या सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके लॉ के अकॉर्डिंग है। क्लियर? ये भी यहाँ पे, वैसे ये दोनों चीज़ यहाँ आनी नहीं चाहिए थी, बट ये आ गई तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। देखो क्या कहता है, सोशलाइजेशन मतलब होता है फैमिलियर करना, एक दूसरे के साथ फैमिलियर होना, इनफॉर्मल रिलेशन बनाना, ठीक है। ये कहता है कि सोशलाइजेशन में ट्रांसफ़र हुई, मान लो आप पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे, आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया, तो पहले तो मार्केटिंग में आप सबको जानते थे, उनके साथ फैमिलराइज हो गए थे, अब प्रोडक्शन आपके लिए एकदम न्यू है, वहाँ पे अलग बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, अलग वहाँ का सुपरवाइज़र है, हेड है, तो आप वहाँ ट्रांसफ़र होगे तो आपको कुछ समय लगेगा उनके साथ भी फैमिलराइज होने में, उनसे पूछोगे, उनको जानोगे, तो वो क्या है? वो सोशलाइजेशन ही प्रोसेस है, ठीक है। अब प्रमोशन हो रहा है आपका, ठीक है, तो भी आप क्या कर रहे हैं? किसी दूसरे के साथ में जाके डील करेंगे, ठीक है, उनके साथ ही नहीं करेंगे, तो इसलिए सोशलाइजेशन प्रोसेस कहा गया है। फिर आती है हमारी मोबालिटी। मोबालिटी मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग, ठीक है, मोबालिटी मतलब ये होता है ना, मूव करना एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, शिफ्टिंग। तो मोबालिटी भी दो तरीके की होती है, इंटरनल मोबालिटी होती है और आपकी एक्सटर्नल मोबालिटी होती है, ठीक है।
देखो, एम्प्लॉयज मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन मूव कर रहे हैं, कैसे? थ्रू ट्रांसफ़र, थ्रू प्रमोशंस एंड डिमोशंस। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी आगे इनकी सबकी डेफिनेशन है, ट्रांसफ़र क्या है, प्रमोशन क्या है, ठीक है, डिमोशन क्या है। अगर मैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, मतलब मैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही घूम रही हूँ, शिफ्ट कर रही हूँ, मूव हो रही है मेरी मूवमेंट, तो उसको क्या कहा जाता है? इंटरनल मोबिलिटी। क्लियर हो गई बात? एक्सटर्नल मोबिलिटी क्या होगी? जब मैं क्या कर रही हूँ, एम्प्लॉय लीव कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, क्यों? कहीं और जा रहे हैं, वो हो सकता है रिटायरमेंट हो गई, हो सकता है रिज़ाइन करके जा रहे हैं, उनको बेटर सैलरी मिल रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी कारण हो सकता है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज़ छोड़कर जा रहे हैं ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, टर्मिनेशन, तो उसको क्या कहा जा रहा है? एक्सटर्नल मोबिलिटी। क्लियर हो गई बात? इंटरनल मोबिलिटी, एक्सटर्नल मोबिलिटी। फिर बात आती है हमारा ट्रांसफ़र क्या चीज़ होती है। ठीक है जी, ट्रांसफ़र क्या कहता है? इट रेफर्स टू द हॉरिजॉन्टल, और लेटर में पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। ठीक है, सेम लेवल पर ही क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं एक जॉब से अनदर जॉब पर, तो उसको क्या कहा गया है? टू मी इन द ऑर्गेनाइजेशन, सेम ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द स्टेटस एंड पे। कि हमारा क्या है? कोई स्टेटस या पे में चेंज नहीं हो रहा है, वही है हमारा, वही पोजीशन है। ठीक है, सैलरी भी उतनी ही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ डिपार्टमेंट को चेंज कर रहे हैं, अपने वहीं पे ट्रांसफ़र हो रही है हमारी। क्लियर हो गई बात? लेकिन प्रमोशन में क्या होता है? प्रमोशन में हम क्या करते हैं? हाईएस्ट पोस्ट पे जाते हैं। ठीक है, हम कहाँ मूव हो रहे हैं? हाईएस्ट पोस्ट पे, और हमारी क्या होगी? हायर स्टेटस होगा, और बेटर ही हमारी क्या होगी? सैलरी होगी। बात समझ आ गई? और जो भी हमारा प्रमोशन होता है उसमें हम अपवर्ड ही जाते हैं, कभी भी डाउनवर्ड नहीं आएंगे। बात समझ आ गई? कहता है इट इज़ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशनल हिरारकी। जो ऑर्गेनाइजेशन में हिरारकी है कि भाई आप अभी डिपार्टमेंटल हेड हो, फिर आपको सुपरवाइजर बनाया जाएगा, उसके बाद आपको जो है वो मैनेजर बनाया जाएगा, एंड उसके बाद CEO वगैरह, जो भी एक हिरारकी है ऑर्गेनाइजेशन में, तो अपवर्ड ही जाएंगे आप, कभी भी डाउनवर्ड नहीं आएंगे। क्लियर हो गई बात? दो चीज़ होती है, एक होता है ड्राई प्रमोशन। ड्राई प्रमोशन क्या होता है? कि प्रमोशन तो आपको दिया गया है, एक होता है अपग्रेडेशन और एक होता है ड्राई प्रमोशन। दो चीज़ें होती हैं प्रमोशन के अंदर। क्या होता है? व्हेन एन एम्प्लॉयज असाइनिंग टू हायर लेवल, की हायर लेवल जॉब पे जा रहे हैं। ठीक है, जॉब पे तो चले गए हम, लेवल तो आगे बढ़ा लिया, लेकिन विदाउट इंक्रीज इन द सैलरी, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ाई आपको, आपकी सैलरी नहीं बढ़ाई, बस रैंक दे दिया आपको। जैसे हम पुलिस में होता है ऐसा काम, क्या करते हैं? आपको रैंक बढ़ा कर दे देते हैं, लेकिन सैलरी उतनी ही रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो ड्राई प्रमोशन होता है। क्लियर होगी बात? अपग्रेडेशन क्या होता है? जहां पर मूवमेंट होगी एम्प्लॉयज की, हायर पे स्केल, स्केल बढ़ा दी जाएगी, पे आपको हायर दे दी जाएगी, लेकिन जॉब आपकी वही है। प्रमोशन मतलब क्या कह रहे हैं? वो दो चीज़ें अलग अलग हैं, ध्यान से देखो मैंने क्या बोला है। ड्राई प्रमोशन है, ड्राई मतलब सब कुछ सूखा है, सैलरी क्या है? इंक्रीज नहीं करी है, सूखी है, मतलब आपकी जो भी प्रमोशन हुई है ना वो सूखी हुई है, मतलब उसमें सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, आपका कोई इंक्रीज नहीं किया, सिर्फ लेवल बढ़ा दिया आपका। ठीक है, आपको रैंक बढ़ा दिया, भाई आप पहले जो थे वो कांस्टेबल थे, अब आपको क्या बना दिया है? हेड कांस्टेबल का प्रमोशन दे दिया, लेकिन सैलरी आपको कांस्टेबल की ही मिल रही है। बात समझ रहे हो? तो ये क्या है? ये आपका ड्राई प्रमोशन है। ठीक है, लेकिन अपग्रेडेशन क्या होता है? प्रमोशन तो क्या कर दी है? वही, मतलब बनाया अभी आपको कांस्टेबल ही रखा है, लेकिन आपको सैलरी हेड कांस्टेबल की दे रहे हैं। बात समझ में आ गया? ड्राई का ऑपोजिट कर दिया तो क्या बन गया? अपग्रेडेशन। क्लियर? कहाँ गया? हाँ, डिमोशन आ गया। प्रमोशन तो क्या था? ऊपर जाना, अपवर्ड शिफ्ट करना। ठीक है, हाई लेवल पे जाना। डिमोशन क्या हो जाएगा? क्यों होता है डिमोशन? अब डिमोशन तो होना बहुत ही गलत बात है वैसे, कि हम एक लेवल पे पहुंचे उसके बाद फिर से वापस हमें नीचे पहुंचा रहे हैं। क्यों पहुंचा रहे हैं? उनकी कुछ कमी होगी भाई, इसीलिए उनको डिमोशन दिया जा रहा है। ठीक है, और डिमोशन हो सकता है, बहुत सारे कॉजेज होते हैं डिमोशन के। देखो क्यों होता है? इट इम्प्लाई द असाइनमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू द लोअर रैंक विद लोअर पे। It refers to downward movement of an employee in the organization hierarchy with lower state और lower salary। कुछ causes होते हैं इसके भी। अच्छा, पहले ट्रांसफ़र में है ना, यहाँ पे मेंशन नहीं है। ट्रांसफ़र के कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रोडक्शन ट्रांसफ़र।
प्रोडक्शन ट्रांसफ़र क्या होता है कि हमारी शॉर्टेज या सरप्लस है वर्कफोर्स की, ठीक है। मान लो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में शॉर्टेज हो रही थी, या हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो है वो हमारा सरप्लस हो गया है वर्कफोर्स का, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है प्रोडक्शन ट्रांसफ़र। एक होता है रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र, रिप्लेस कर दिया, मतलब सीनियर ने रिप्लेस कर दिया जूनियर को, या फिर न्यू एम्प्लॉयज़ ने जो है वो रिप्लेस कर दिया, उसको बोला जाता है रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र। नाम ही है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, पर मैं बता रही हूँ। एक होता है वर्सैटिलिटी, वर्सैटिलिटी ट्रांसफ़र, इसका मतलब होता है कि भाई उस बंदे के पास जो है वो कॉम्पिटेंट है, उसके पास बहुत स्किल मतलब ज़्यादा है, ठीक है। उसके पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट को संभालने की भी स्किल है, उसके पास परचेज डिपार्टमेंट को संभालने की भी स्किल है, मतलब वो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉई है, उसके पास स्किल है हमारे पास दोनों चीज़ों से डील करने की। तो उसकी वर्सैटिलिटी को देखते हुए हम उसको क्या कर देते हैं, किसी और डिपार्टमेंट में भी शिफ्ट कर देंगे, तो उसको बोला जाता है वर्सैटिलिटी ट्रांसफ़र। क्लियर? आगे क्या बोला था हमने, एक ट्राई प्रमोशन हो गया, अपग्रेडेशन हो गया, डिमोशन हो गया। डिमोशन के कॉजेज़ हो सकते हैं भाई, हमारे बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई उसने जो काम था वो प्रॉपर नहीं किया, प्रोडक्टिविटी जो थी वो डिक्रीज़ हो गई है, एब्सेंटिज्म जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो कोई कुछ भी हो सकता है, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसी थी, ठीक है, या हो सकता है कुछ मतलब सडन ऐसा कुछ, जैसे कोरोना की वजह से बहुत सारे जो हैं वो उनको निकाला, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने निकाले थे अपने वर्कफोर्स को, तो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी कॉज हो सकता है डिमोशन का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रेजिग्नेशन। ये छोटी छोटी टर्म्स है, छोटा छोटा डिफरेंस है, और यही हमें कंफ्यूज करता है, और ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं जो हम गलत करके आते हैं, ठीक है जी। क्या बोला गया है, रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन बोला है क्या, रेजिग्नेशन और क्विट इज अ वॉलेंट्री सेपरेशन। कहते हैं ना हम खुद रिजाइन दे के आए हैं, तो वो क्या है, वॉलेंट्री है हमारा, ठीक है, हमने खुद किया है, हमें ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं निकाला है, हमने खुद उनको क्या किया है, वॉलेंट्री सेपरेट हुए हैं, इनिशिएटेड बाय द एम्प्लॉय हिमसेल्फ। एन एम्प्लॉय में रिज़ाइन ऑन ग्राउंड, क्यों रिज़ाइन करता है, या तो उसकी इल हेल्थ है, या उसकी मैरिज होने वाली है, या जो भी है प्रेगनेंसी है, या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिल रही हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ भी कारण हो सकते हैं हमारे रिज़ाइन देने के, ठीक है जी। देन आता है हमारा रिटायरमेंट। रिटायरमेंट क्या होता है, मेन कॉज होता है सेपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है, कि उनकी अब एज हो चुकी है जो उनको कंप्लीट करवाती है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में इतनी एज तक ही आप काम कर सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, रिटायरमेंट हो जाती है उनकी। कंपलसरी रिटायरमेंट आफ्टर अटेनिंग द स्पेसिफाइड एज, कि आप एक एज पर आ चुके हैं, स्पेसिफाइड एज लिमिट थी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, इसलिए आप क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से। प्री मेच्योर रिटायरमेंट क्या होती है, रिटायरमेंट बिफोर अटेनिंग द स्पेसिफाइड एज। क्यों, प्री मेच्योर है, अब आपकी एज नहीं हुई थी लेकिन फिर भी आपको रिटायरमेंट मिल रही है, क्यों हो सकता है ऐसा, कि आपकी इल हेल्थ है, आपकी कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक होता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट, कि हम खुद रिटायरमेंट ले रहे हैं, जैसे होता है ना बहुत सारे आर्मी में जो होते हैं वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेते हैं, या जो भी मतलब होते हैं हमारे किसी उसमें भी फोर्स में, वो वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेते हैं। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू कट डाउन इट्स ऑपरेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है, अपने ऑपरेशंस को कट डाउन करना चाहती है या क्लोज करना चाहती है फॉर एवर, ठीक है, तो इट में गिव एन ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉय विद अ सर्टेन मिनिमम सर्विस फॉर वॉलेंट्री रिटायरमेंट इन रिटर्न फॉर अ लमसम पेमेंट, कि उसको क्या कहते हैं कि भाई वॉलेंट्री रिटायरमेंट लोगे आप, हो सकता है उनको और मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत हो रही हो कि भाई वो आगे काम नहीं कर सकती है, तो वो कहती है अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले सकते हो, या खुद भी हम वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी और हमें मिलने वाली है, तो यहाँ पर तो मेरी पेंशन मुझे मिल जाएगी और मैं सर्विस कहीं और भी कर लूँगा, बहुत सारे कॉजेज होते हैं उसके, ठीक है। नहीं वो एक तभी तो कह रहे हैं ना कि वो एक लमसम पेमेंट दे देते हैं वो पहले ही, उनको फिर पेंशन वगैरह नहीं देंगे वॉलेंट्री में, वो एक लमसम जो है वो पेमेंट आपको पहले ही दे देंगे अगर आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रही हो तो। इसी को बोला जाता है गोल्डन हैंड शेक स्कीम, क्योंकि एक बार में ही वो क्या कर रहे हैं, आपको पूरा का पूरा आपके हैंड में वो पूरा गोल्ड रख दे रहे हैं, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, लमसम जो पेमेंट है वो पहले ही आपको जो है जितनी भी आपकी बनती है वो दे देंगे वॉलेंट्री में। क्लियर? और वॉलंटरी रिटायरमेंट में क्या डिफरेंस है?
रेजिग्नेशन भी यही बात है। देखो रेजिग्नेशन तो क्या होता है कि हम खुद क्विट कर रहे हैं उसकी वजह से ही, ठीक है, कोई भी मतलब हमारे लिए कुछ भी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा ये क्या है, क्या बोलते हैं, कहाँ गया, वॉलंटरी रिटायरमेंट। रिटायरमेंट तो है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट कर रही है, ठीक है तो ये भी वॉलंटरी की हमारी मर्जी है, हम लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है। लेकिन रेजिग्नेशन में हमें कोई लमसम अमाउंट पेमेंट रिसीव नहीं होती है। हम खुद रिज़ाइन कर रहे हैं तो वो हमें थोड़ी बोलेंगे कि हम रिज़ाइन कर रहे हैं तो ले भाई अपने पैसे जो भी बनते हैं तेरे ले जा कई सालों तक के। बात समझ में आई। रेजिग्नेशन में हमें कोई लमसम अमाउंट रिसीव नहीं होती, बल्कि हमें रिज़ाइन देने के लिए तो खुद पेमेंट करनी पड़ती है अपनी तरफ से उनको रिज़ाइन देने के लिए। हाँ मतलब जो इकट्ठा हुआ था वही होता है, पीएफ ही है। आपको जो पेंशन मिलती है वो आपके पीएफ से ही, जो आप कटवा रहे हैं वही तो आपकी पेंशन बनती है बाद में। तो यहाँ आपको पेंशन नहीं मिल रही है, आपको डायरेक्टली वो एक पूरा लमसम अमाउंट दे रहे हैं, तो वो उनका पीएफ ही है जो इकट्ठा हो रखा होता है। लेकिन मैम वैसे पेंशन और पीएफ भी अलग से मिलता है, वैसे पेंशन नहीं, वो तो जो आप कटवाते आते हो वही तो आपकी पेंशन बनती है आगे तक की। ठीक है जी, बात समझ आ गई। किसने पूछा था ऑनलाइन। रेजिग्नेशन में हमें कोई लमसम अमाउंट रिसीव नहीं होती है, बल्कि हमें खुद पेमेंट करनी पड़ती है। छोड़ के आ रहे हैं तो रिज़ाइन दे रहे हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। इसका बहुत बड़ा प्रोसेस होता है भाई। देखो ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं बैंक में जो है मेरी जॉब लगी है, ठीक है, लेकिन मेरे को जो है वो कहीं और अपॉर्चुनिटी बढ़िया मिल रही है, तो मेरे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि भाई आप इतने साल तक जो है वो यहाँ पे काम करेंगे, ये छोड़ नहीं सकते हैं बीच में। लेकिन मुझे छोड़ के आना है क्योंकि मुझे कहीं और जॉब मिल रही है इससे बेटर, या मेरे को जो भी है मेरे कुछ भी इशू हो सकता है। तो मैं जब रिज़ाइन कर रही हूँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही हूँ, तो मुझे वहाँ पे पेमेंट जो है वो फिल करनी पड़ती है। मान लो जो भी उनका कुछ होता है कि 3 लाख भरो, 4 लाख भरो इतने का, और फिर आप जो है वो रिज़ाइन दे के जा सकते हो। तो वहाँ पे मुझे देनी पड़ रही है, वो मुझे नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ वॉलंटरी रिटायरमेंट में तो जितना मैंने काम किया है इतने सालों तक का, तो वो मुझे क्या दे रहे हैं, उसके लिए एक लमसम पेमेंट जो है वो दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बात हमारा ले ऑफ की। ले ऑफ क्या होता है, ले ऑफ टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी रिमूव करते हैं हम किसको, अपने एम्प्लॉयज़ को। टेम्परेरी रिमूवल होता है एम्प्लॉयज़ का फ्रॉम द पेरोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों, ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर। कोरोना आया था, एम्प्लॉयर के कंट्रोल से बाहर था, तो इसलिए उसने क्या किया है, टेम्परेरी रिमूवल किया अपने वर्कफोर्स का, तो उसको क्या बोला जाएगा, ले ऑफ, ठीक है। ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। डिफरेंस समझ में आ गया। रेजिग्नेशन क्या था, वॉलेंट्री था, किसी भी वजह से इल हेल्थ है, मैरिज है, जो भी इशू हो सकता है, ठीक है। रिटायरमेंट क्या था, वो भी वॉलेंट्री था, वॉलेंट्री तो नहीं था। रिटायरमेंट क्या था, सेपरेशन था, ड्यू टू स्पेसिफिक एज उसने जो है वो कंप्लीट कर ली थी। लेकिन उसमें प्री मेच्योर रिटायरमेंट था क्योंकि इल हेल्थ या कुछ भी हो सकता है, और वॉलंटरी रिटायरमेंट था कि ऑर्गेनाइजेशन ने उनको सजेस्ट किया है या वो खुद चाह रहे हैं, लेकिन उनको एक लमसम अमाउंट के साथ जो है वो रिटायरमेंट दे दी जाएगी। ले ऑफ क्या है कि कंट्रोल से बाहर था एम्प्लॉय के, तो इसलिए उनको टेम्परेरी रिमूव करना पड़ा है, तो उसको बोला गया है ले ऑफ। रिट्रेंचमेंट जिसको हम कहते हैं छटनी, हिंदी में बोलते हैं ना, तो रिट्रेंचमेंट क्या होता है, ये परमानेंट टर्मिनेशन होता है। हमने छाट दिए, वही निकाल दिए अपने ऑर्गेनाइजेशन से छाट के बाहर, परमानेंट है टर्मिनेशन। अब ये वॉलंटरी या सॉरी टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। रिट्रेंचमेंट क्या हो रही है, परमानेंट हो रही है। टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉय सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक रीजंस इन अ गोइंग कंसर्न। हो सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जितना काम कर रही थी उतना बढ़िया चल नहीं रही है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो मैं अपनी वर्कफोर्स को सैलरी कहाँ से दूंगी, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, छाट के निकालने पड़ रहे हैं कि भाई आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आप ट्राई कर लो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो सैलरी देने की हिम्मत नहीं है। अब हम इतने बंदों को सैलरी नहीं दे सकते, हम सिर्फ 5 या 7 बंदों को दे सकते हैं जो काम करेंगे, बाकी आपको जो है वो जाना पड़ेगा। तो वो क्या है आपका रिट्रेंचमेंट है, परमानेंट टर्मिनेशन है ड्यू टू सम इकोनॉमिक रीजन। ठीक है जी, बात समझ आ गई। हाँ जी, प्री मेच्योर रिटायरमेंट में तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक स्पेसिफाइड पीरियड, हाँ उसमें भी कह सकते हैं मिल जाएगा। ऐसा ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं वहाँ पे। अब हम अपने अकॉर्डिंग निकलेंगे तो हमें रेजिग्नेशन दे रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देंगे।